मन की आवाज़ मोटिवेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़ा पिता कबाड़ नहीं होता। लीजिए पतिदेव जी, आपके लिए खीर बना दी है। अरे भगवान, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। तुमने तो सच में खीर बना डाली। तुम भी कमाल हो। अच्छा, यूं ही कह रहे थे, 2-3 दिन से बस खीर खीर की रट लगाए हुए थे। क्या मैं आपको नहीं जानती हूँ? कुछ दिन खीर न मिले तो आप बेचैन हो जाते हैं और अब कह रहे हैं कि मजाक कर रहा था। अरे वाह श्रीमती जी, क्या बात है! कमाल का स्वाद है आपकी बनाई खीर में। सच कहूँ तो आपके हाथों की खीर जैसे स्वाद कहीं मिल ही नहीं सकती। आप भी ना, बातें बनाने का तरीका आपसे कोई सीखे। शर्माती आंखों वाली मुस्कुराता हुआ शांति जी का चेहरा प्यारे लाल जी का मानस पटेल पर प्रतिबिंबित हो रहा था। उसी समय छोटे बेटे अनुपम की आवाज़ ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बाबूजी, अरे ओ बाबूजी! प्यारे लाल जी अपने अतीत की मीठी यादों में खोए हुए थे। अचानक से बेटे की आवाज़ सुनकर न चाहते हुए अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ हाँ, बोलो बेटा। बाबूजी, हम घर पहुंच चुके हैं। चलिए आइए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे ने कहा। रिटायर शिक्षक प्यारे लाल जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। तीनों की शादियां हो चुकी थी। बड़े बेटे सुशील और बहू के साथ प्यारे लाल जी का अनुभव खास अच्छा नहीं रहा, जिससे वे मन ही मन आहत थे। पत्नी के निधन की और 13वीं के बाद उन्होंने अपना गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया और छोटे बेटे अनुपम और उनकी पत्नी के घर रहने आ गए। वही घर था जो प्यारे लाल जी ने अपने रिटायरमेंट के समय खरीदा था, यह सोचकर कि बुढ़ापे में वे अपनी पत्नी छोटे बहू के साथ सुकून से रहेंगे। उन्होंने इस घर में अपने और पत्नी के लिए अलग कमरा भी बनवाया था ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन 2 साल हो गए थे उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर वह अभी तक गांव में ही रह रहे थे। उनकी पत्नी शांति प्यारे लाल जी को यह कहकर शहर आने से हमेशा रोक देती थी कि क्यों बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देना। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी तो हम लोगों ने यहीं गुजारी है, तो थोड़ी बची है तो उसे भी यहीं गुजार लेंगे। प्यारे लाल जी का दिल तो करता था कि मुंबई जाकर बेटे बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी ये इच्छा मर जाती थी। लेकिन अब शांति जी नहीं रहीं, इसलिए प्यारे लाल जी भी उनके बिना अकेले से हो गए थे, तो अपने बेटे और बहू के कहने पर उनके साथ मुंबई चले आए। लेकिन अब जीवन की नई शुरुआत में भी वे अनजाने सवालों और भावनाओं के जाल में उलझे हुए थे। जब बेटे के घर में पहला कदम रखा तो प्यारे लाल जी के पैर का एक मुलायम गुदगुदे मैट पर पड़ा। अचानक ठिक कर वे रुक गए, जैसे यह नज़ारा उनके लिए नया हो। संभलते हुए धीमे धीमे सहमे कदमों से अंदर आए। जब मखमली और आरामदायक सोफे पर बैठकर पीठ टिकाए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी स्वर्ग में प्रवेश कर लिया हो। बेटा, घर तो बिल्कुल बदल गया। जब खरीदा था तब ऐसा नहीं था। ये तो एकदम अलग लग रहा है। उन्होंने पूरे घर को हैरानी भरी निगाहों से निहारते हुए कहा। बेटे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बाबूजी, कुछ समय पहले ही रिपेयर करवाई है, साथ ही नया फर्नीचर भी लिया है। इतना आरामदायक घर है। सोचते हुए प्यारे लाल जी मन ही मन अपनी पत्नी शांति से बात करने लगे। शांति, अगर आज तुम होती तो अपना यह घर देखकर कितनी खुश होती। ये आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे। तुम्हारी छोटी बहू ने शरबत भी बनाकर दिया है मुझे। अब तो मेरी चिंता मत करो। आइए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे ने कहा तो बाबूजी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो बड़ा सा आरामदायक बेड सजा था उनके कमरे में। लेकिन ये क्या! अनुपम तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, पर मेरा कमरा तो ये है ना? प्यारे लाल जी हैरानी से बोले। नहीं बाबूजी, असल में आपकी बहू मिनी का भाई इन दिनों ट्रेनिंग में के सिलसिले में इस शहर में है। वह अक्सर घर पर आता रहता है और इसी कमरे में ठहरता है, अनुपम ने संकोच भरे स्वर में कहा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वे छत पर पहुंचे। छत के एक कोने में बने टीन के छप्पर वाले कमरे का दरवाजा खोलते हुए अनुपम ने कहा, बाबूजी, यह कमरा घर का कबाड़ खाना। यहाँ घर की सारी टूटी फूटी और बेकार चीजें रख दी जाती हैं।
हाँ, दिवाली के समय इसकी साफ सफाई जरूर हो जाती है। अनुपम ने इशारे से पास ही बने एक छोटे से बाथरूम और टॉयलेट की ओर भी ध्यान दिलाया, जो ऊपर ही मौजूद था। बाबूजी ने देखा कि उसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। यहाँ अभी कुछ खास सामान नहीं पड़ा था, इसलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर दी है। वैसे तो सारी सुविधा है यहाँ, कहते हुए अनुपम ने वहाँ रखी चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। प्यारे लाल जी के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें किसी ऊंचाई से जमीन पर थंब से पटक दिया हो। उन्होंने पलटकर देखा तो अनुपम अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। सब देखकर बाबूजी ने खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। वे उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि यह कैसी आधुनिक व्यवस्था है। यहाँ बच्चों के लिए तो अलग कमरा है, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बड़े बूढ़े बाप के लिए नहीं। मेरे लिए यह कबाड़ खाना का कमरा है, कहते हुए प्यारे लाल जी ने अपने संदूक में से पत्नी शांति की तस्वीर निकाली। तस्वीर को एकटक देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, चाहे कोई और साथ हो या ना हो, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगी ना शांति। यह कहते कहते उनकी आंखों से कोरों से आंसू निकलने लगे। तस्वीर को तो हमें वे अतीत के गहरे सागर में डूब गए। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने सरकारी स्कूल में अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करके रिटायरमेंट ली थी, तब तो ऐसी किसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी जहाँ तक वे जाते तो लोग मास्टर जी कहकर इज्जत देते। आज उस सम्मानित पहचान के पीछे छुपा अकेलापन उन्हें भीतर तक तोड़ रहा था। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का मन तो नहीं होता था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों के दलीलों के आगे मैंने समर्पण कर दिया। आप वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, खाना कैसे पकाएंगे, वगैरह वगैरह अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने को मना लिया और ले आए मुझे यहाँ कबाड़ बनाकर रखने के लिए। मेरी भी मति मारी गई थी कि मैं गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह आया। नहीं, मैं अभी कबाड़ नहीं हूँ। प्यारे लाल जी ने खुद को संभालते हुए आंखों के आंसू पोंछकर और ठान लिया कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। हाथ मुंह धोकर वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रहकर हंसी और ठहाकों की आवाज़ें उनके कानों में गूंज रही थी। जब नीचे पहुंचे तो देखा कि अनुपम और उनकी पत्नी मीना और मीना का भाई आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तीनों चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत का आनंद ले रहे थे। जैसे ही प्यारे लाल जी कमरे में दाखिल हुए, हंसी ठिठोले अचानक थम गए। सबके चेहरे पर एक अजीब सी असहजता फैल गई और माहौल में एक चुप्पी छा गई। बाबूजी चाह रहे थे कि इन मनोविनोद में भाग लें, लेकिन उनके आते ही सभी को कुंठित होते देखकर उनका मन और उदास हो गया। देख कि अनुपम के दोनों बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे तो बाबूजी उन्हीं के साथ पार्क चल दिए। पार्क में खेलते बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे शहर की आदत पड़ रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह मासूम महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे अनुपम को उनके बाबूजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही थी। गांव से आए बाबूजी उन्हें अपनी शहरी माहौल में फूहड़ प्रतीत हो रहा था। एक दिन जब अनुपम के दफ्तर से कुछ साथी घर पर आए थे तो बाबूजी लुंगी और बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के दोस्तों ने प्यारे लाल जी से काफ़ी अच्छे से बातचीत की। उनके अनुभवों को ध्यान से सुनते हुए सभी ने उनके सम्मान किया, लेकिन अनुपम को बाबूजी का साधारण पहनावा और उनके पुराने अंदाज से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों के जाते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। उसने बाबूजी से नाराज होकर कहा, आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, अपने कमरे में ही रहिए। प्यारे लाल जी बेटे की बातों को बिना कुछ कहे सह लिया और चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। धीरे धीरे दिन बीतते हुए हर रोज़ उपेक्षा का एक नया घूंट पीते हुए
उन्होंने खुद को उस छोटे से कमरे तक सीमित कर लिया और अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी ने अब सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर ले ली और बच्चों को भी बस स्टॉप तक ले जाते थे। ठीक ही था, खाली बैठकर उदास होने से तो थोड़ा टहल आते थे। बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी हो जाता था और अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ बातचीत भी। आज सुबह तक बाबूजी रोजाना की तरह सुबह जागे तो इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा मन में हिलोरे ले रही थी। इतने में बहू की आवाज़ आई, लीजिए बाबूजी चाय। कहते हुए मीना चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में थमाकर चली गई। देखो तो कप में वही काले रंग की शहरी काढ़ा था जिसे पीना शहर लोग का अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। गांव में रोज़ सुबह सुबह पत्नी के हाथों इलायची वाला दूध पीने के लिए प्यारेलाल जी ने अब यह इच्छा मन ही मन में दबा ली थी, लेकिन बहू से यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि आज चाय नहीं दूध पीने का मन है। पहले एक बार जब उन्होंने दूध मांगा था तो बहू ने दूध तो दे दिया था, लेकिन चेहरे के भाव बिगाड़ते हुए उन्हें ऐसे देखा जैसे पता नहीं कौन से गवार से पाला पड़ गया हो। उस दिन के बाद उन्होंने कभी यह कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। सोचते सोचते प्यारेलाल जी ने घड़ी की तरफ देखा। दूध लाने का समय हो रहा था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्कियां ली और नीचे उतर आए। सोचा यदि देर हो गई तो दूध नहीं मिलेगा और फिर बहू की 4 बातें भी सुननी पड़ेगी। बाबूजी को नीचे आते देख मीना ने मेज पर थैला और 200 रुपये रख दिए। दूध लेने के लिए जा ही रहे थे कि देखा कि बच्चों की स्कूल जाने की तैयार हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप तक मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबूजी, बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए, छोटी बहू हड़बड़ाते हुए बोली। बाबूजी समझ गए कि बहू बच्चों को उनके साथ जाने क्यों नहीं देती। उन्होंने अपनी बहू को यह कहते हुए सुना था, गवार बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे गांव की भाषा और तौर तरीके सीखते जा रहे हैं। यह सुनकर बाबूजी ने चुपचाप थैला और पैसा उठाया और दूध लेने के लिए बाहर निकल पड़े। इस दौरान वे अपनी स्वर्गीय पत्नी शांति जी से मन ही मन बातचीत करते हुए सोचने लगे, तुम तो सचमुच भाग्यशाली निकली, जो केवल बड़े बेटे बहू का अपमान सहकर स्वर्ग सिधार गई। प्यारेलाल जी के दिल में अपने बड़े बेटे सुनील के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताज़ा हो गई। किस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छिपा कर रख देती थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाएं। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मैं दातून चबा रहा था तो सुनील ने स्पष्ट रूप से कह दिया था, बाबूजी यह शहर है, आपका गांव नहीं। दांत साफ करने के लिए तो बाथरूम में जाकर कीजिए, आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। 4 दिन में अपने गांव वापिस लौट आए थे दोनों। पिछली यादों के सैलाब में डूबे प्यारेलाल जी को पता नहीं चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट लेकर जैसे ही बाबूजी मुड़े तभी बेटी का फ़ोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? दरअसल मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा फ़ोन करके हालचाल पूछ लूं। इतने दिनों बाद किसी अपने की स्नेह भरी बातें सुनकर बाबूजी की आंखें छलक उठी, उनका गला रूंध गया। फिर भी उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? तेरे भाई भाभी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, बस तुम अपना ख्याल रखना। कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फ़ोन काट दिया, जैसे वह कुछ कहना नहीं चाहते थे। उन पर क्या बीत रही थी वो अपनी बेटी को बताकर उससे दुखी नहीं करना चाहते थे। फ़ोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। काश यही प्यार और अपनापन मुझे अपने दोनों बेटों से मिल पाता। सोचते हुए बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाते हुए शुरू कर दिए। अपनी पीड़ा और वेदना को दिल के किसी कोने में छिपाए बाबूजी घर बाहर आकर खड़े हुए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांसें फूल रही थीं, इसलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे ही डोरबेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती कुछ आवाज़ें कानों में पड़ी। आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते बाबूजी को ले जाने के लिए? वैसे भी 6 महीने हो चुके हैं उन्हें यहाँ रहते हुए, प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वह भी लेंगे ना।
तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाएं? छोटी बहू मिनी की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फ़ोन, बड़े बेटे अनुपम ने गुस्से में कहा। अरे भैया, बाबूजी का क्या करना है? 6 महीने हो गए उन्हें हमारे घर आए हुए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें वापस ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सुनने की देरी थी कि प्यारेलाल जी को जैसे झटका सा लगा। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते कदमों से वो घर के सामने वाले पार्क आ गए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी ही किस्मत में यह देखना लिखा था। दूसरे घर की लड़कियों का क्या दोष निकालूं जब अपने ही बेटे स्वार्थी निकले, कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव से उनके मित्र और प्रॉपर्टी डीलर दीनानाथ का फ़ोन आया, जिन्हें बाबूजी ने अपना गांव का मकान और ज़मीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे प्यारेलाल जी, कैसे हैं आप? दीनानाथ जी की आवाज़ आई। आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। प्यारेलाल जी, जो अपने बेटों के लिए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे, रुआसी आवाज़ों में बोले, दीनानाथ जी, मैं गांव वापस आ रहा हूँ। फिर उन्होंने सारा हाल दीनानाथ जी को बता दिया। उनके दिल की सारी पीड़ा शब्दों में ढलकर बाहर आ गई। थोड़ी देर मित्र से बात करने के बाद प्यारेलाल जी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल के साथ वे घर की ओर बढ़े और डोरबेल बजाई। बाबूजी, आप तो बड़े लापरवाह निकले। दूध का थैला और बचे हुए पैसे घर के बाहर छोड़कर कहाँ चले गए थे? दरवाज़ा खोलते ही छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बिना एक शब्द बोले बस अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहे थे, अचानक छोटे बेटे की आवाज़ सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी जैसे ही इसी बात का इंतजार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बाबूजी बोले, सामान पैक मैं नहीं, तुम करोगे। क्या क्या मतलब है आपका? छोटी बहू चिल्लाई। मतलब भी समझा देता हूँ। शायद तुम लोग भूल चुके हो कि मैंने यह मकान खरीदा था हम सब लोगों के लिए रहने के लिए, और आज भी ये घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा यह तय करने का अधिकार मुझे है, तुम लोगों को नहीं। मेरी खून पसीने की कमाई से खरीदे घर में मुझे ही टिन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एसी की हवा। बस बहुत हुआ, 15 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? बाबूजी से छोटे बेटे ने पूछा। जी नहीं, प्यारेलाल जी ने जवाब दिया। इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने घर में जहाँ मेरी पत्नी की यादें बसी हैं। कम से कम वहाँ मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर कुछ समय बिता सकता हूँ और हालचाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी, आपने तो हमें पल में पराया कर दिया। बेटा और बहू गिड़गिड़ाते हुए बोले। ये फैसला लेने के पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम कहाँ जाएंगे और किस तरह से इंतजाम करेंगे। पराया किसने किसको किया है ये तुम अब कभी आराम से बैठकर सोचना। और तुम्हारा पिता अभी इतना भी कठोर दिल नहीं हुआ। जब तक तुम्हारा इंतजाम कहीं और नहीं हो जाता तब तक तुम ऊपर टिन की छत वाले कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे इससे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। बेटा बहू हक्के बक्के होकर पिताजी की तरफ देखकर लगातार देखते रह गए और बाबूजी गजब के आत्मविश्वास के साथ अपने उस कमरे की तरफ बढ़ गए जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार लौटने का सौभाग्य मिल रहा था। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि बूढ़ा पिता कबाड़ नहीं होता है। और आप लोग कौन कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।